आप सभी को नमस्कार। मैं सत्यम। आप मुझे 17वीं बीपीएससी के आंदोलन से जानते होंगे, क्योंकि उसमें मैंने हंगर स्ट्राइक किया था और अभी मैं कोटा में आईआईटी और नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अभी जो देश में चल रहा, हमारे जो स्टूडेंट कर रहे हैं, खास करके मेरे नीट के स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। ये लोग पूरे देश भर में इसका आयोजन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा आयोजन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जा रहे हैं। मेरे नीट के स्टूडेंट भी जा रहे हैं। तो ये मेरी जवाबदेही बढ़ जाती है एक शिक्षक होने के नाते कि उसमें मैं आपको एक सही नज़रिया दूं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप ये करते हैं तो ये प्रोटेस्ट करने का सही तरीका क्या है और प्रोटेस्ट सही भी है या गलत भी है, क्योंकि मैं भी एक प्रोटेस्ट कर चुका हूँ, एक आंदोलन कर चुका, तो उस चीज़ का अनुभव है मुझे। मैंने उससे वहाँ पे बहुत सारी हम लोगों ने गलतियाँ की थी, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखा था। तो मैं चाहता हूँ कि वो नज़रिया आपको दूँ एक टीचर होने के नाते। और सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट बना हुआ है, 2 अलग अलग धड़ा बना हुआ है। एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट सही है, ये होना चाहिए, ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा धड़ा है, जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको दिखता है, वो कहते हैं कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट है, इसमें भारत को टुकड़ा करने वाले गैंग हैं और बहुत बुरी तरीके से भारत को वो बर्बाद करना चाहते हैं और इनकी फंडिंग विदेश से हो रही है, ऐसा दूसरे धड़े का मानना है सोशल मीडिया पे। अब एक टीचर होने के नाते मेरी जवाबदेही बढ़ जाती है कि मैं इस चीज़ को बिना किसी का पक्ष लिए मैं अच्छे तरीके से आपके पास ये पॉइंट करके रखूँ कि क्या सही है। मैं कोशिश करूँगा। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। तो जब आप पहले धड़े की बात करते हैं, तो जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो उसमें मिलेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। और विश्वास कीजिए वो पिटाई क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, ये बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपने शरीर पर फील किया और हम लोगों ने 100 दिन का आंदोलन चलाया था बीपीएससी के लिए। तो कितना तकलीफ होता है और उस समय कितना अकेलापन लगता है जब देश के लोग आपको एंटी नेशनल कहते हैं, जब देश के लोग आपको ये मानते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको फंडिंग दे रही है, आपको विदेश से फंडिंग आ रही है, आप लोग खूब चंदा का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। दूसरा जो धड़ा है उसकी बात में भी सच्चाई है। दूसरा धड़ा क्या है, जब आप वे देखते हैं, जब सोशल मीडिया आप खोलिएगा तो आपको दोनों टाइप के वीडियो मिलेंगे। तो दूसरे धड़े का वीडियो मिलेगा कि उसमें आपको वैसे लोग आपको ज़्यादा नजर आएंगे, वैसे लोग मंच पे आपको नजर आएंगे कि वो ये बात करते रहेंगे। वहाँ पे अलग ही तरीके का बात हो रहा है कि राम सीता की बात हो रही है, जबकि वो आंदोलन है, वो प्रोटेस्ट है नीट के एग्ज़ाम के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, एग्ज़ाम में सुधार के लिए। वहाँ पे इन बातों का क्या काम है? वहाँ पे आपको वैसे लोग भी दिखेंगे कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए इस बात का समर्थन करने वाले आपको लोग वहाँ दिखेंगे। और वैसे लेफ्टिस्ट काफ़ी सक्रिय आपको नजर आएंगे जो हमेशा कोई ना कोई ढंग ढूंढते रहता है। तो ये दोनों बात अपने आप में सच है, पर हमें कौन सा पक्ष लेना चाहिए, सही क्या होगा इसमें, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो जैसा देखिए, जब हम लोग आंदोलन किए तो उससे चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आंदोलन में एंटी नेशनल तत्व और वैसे लोग जो आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, वैसे लोग उस आंदोलन में घुसते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो विश्वास आपको नहीं होगा, उसमें पुलिस वाले अंदर घुसे रहते थे और वो उकसाते थे कि चलो आज, पुलिस वाले उकसाते थे कि सादे कपड़े में रहते थे कि चलो आज यहाँ पे हम लोग रोड पे निकलेंगे, आज तोड़ फोड़ मचाएंगे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये लोग निकले और तोड़ फोड़ मचाए और इनको आसानी से पीटा जा सके, इनके खिलाफ आसानी से एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जब आप शांतिपूर्ण कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके द्वारा कि वो एक्शन ले पाएँ। ऐसा हम लोग के आंदोलन में हुआ था कि उसके बाद भी एक्शन हुआ था, पर बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो वो ऐसे उकसाते थे। तो हम लोग की एक टीम थी जो कंटिन्यू एक्टिव रहती थी इस बात के लिए कि क्या कोई वैसा तत्व है, वो पता चला कि ये कौन है, उसके बारे में उसको बैठा के पूछने लगते थे तो वो भाग जाता था वहाँ से कोई ना कोई बहाना करके। तो हम लोग हमेशा सजग रहते थे। तो बीच में कुछ एंटी नेशनल तत्व का घुस जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वही लोगों को आंदोलनजीवी कहा जाता है। वो कहीं भी आंदोलन होता है, हम लोग यहाँ पटना में हम लोग ने आंदोलन किया और दिल्ली से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। ये नहीं कि वो सहानुभूति के कारण पहुँचे थे, बहुत सारे लोग सहानुभूति के कारण भी आए थे, लेकिन वो लोग जिनको आंदोलनजीवी कहा जाता है वो वाकई कहीं भी आंदोलन होता है वहाँ पहुँचते हैं, उनका कुछ अलग एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा फिट करता है। तो क्या ये जब बात सच है तो क्या इस आंदोलन को एंटी नेशनल मान लेना चाहिए? नहीं।
यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि हर आंदोलन में कुछ वैसे तत्व घुसेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट प्लांट करती है वैसे लोगों को, गवर्नमेंट वैसे लोगों को भेजती है कि वो जाके पत्थरबाजी करे, वो अंदर जाके कोई लड़ाई झगड़े की बात करे, ताकि गवर्नमेंट को मौका मिल जाए आपको सप्रेस करने का, आपको दबाने का। ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए इस आंदोलन को एंटी नेशनल आंदोलन कहना सरासर गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि सवाल ये उठता है कि आंदोलन है क्या, इसमें डिमांड क्या है, क्या मांग हो रहा है। चाहे जो उठा रहा हो, आपको लग रहा है कि कोई अमेरिका से कोई लड़का आके और कॉकरोच नाम का पार्टी बना के और ऐसा कर रहा है, पर ये मौका किसने दिया? एंटी नेशनल अगर वो लोग आपको लग रहे हैं तो उनको एकत्रित होने का मौका किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। वो कैसे इकट्ठा होगा? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये आंदोलन है क्या। अब एक टीचर हूँ, अब यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिटाने के पहले समझा दो थोड़ा, उसके बाद आंदोलन की बात कर ले। कि अगर किसी भी थीटा है ना 10 डिग्री से अगर छोटा हो, और थीटा हमेशा किस में हो, मस्ट बी इन रेडियन, तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, और टेन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू टेन थीटा यूज करता है। ये फिजिक्स में SHM में बहुत काम आता है। अभी तो मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो बात कर रहा था मैं कि इसका प्रोस्पेक्टिव, ये आंदोलन उठा कैसे। आंदोलन उठता है आपका नीट एग्जाम 2024, नीट 2025, नीट 2026, ये सारा रीजन है। और चले पीछे, अगर और पीछे चले तो मैं थोड़ा आंकड़ा इकट्ठा करके रखा हूँ, दिखाता हूँ। AIPMT जब होता था 2015, उसके बाद एक और है नीट 2017, नीट 2021, ठीक है। इसके पहले भी हुआ होगा, पर जब से मोदी गवर्नमेंट है तब की बात करें। AIPMT 2015, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया था, धांधली हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इस एग्जाम को कैंसिल करता है और री टेस्ट का आयोजन होता है 2015 में। 2017 में क्या होता है? पटना और जयपुर में सॉल्वर गैंग पकड़ाते हैं। कब? सेकेंड 2017 में पटना और जयपुर में सॉल्वर गैंग पकड़ाते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है, और सरकार मानती भी है कि क्वेश्चन लीक हुआ था, पर वो बड़े पैमाने पे लीक नहीं हुआ था, इसलिए पूरे एग्जाम को कैंसिल ना करते हुए वो एग्जाम को वैसे रहने देती। प्रेशर बनना शुरू हुआ बच्चे के दिमाग पे। 15 में लीक हुआ, एक साल गैप है, फिर 17 में, फिर 2021 में, ध्यान से, फिर 2021 में वहाँ भी लीक होता है। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में एग्जाम स्टार्ट होने के तुरंत बाद क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता है। फिर सरकार मानती है कि लीक हुआ है, पर वो फिर मानती है यही कि छोटे एरिया में लीक हुआ, क्वेश्चन ज़्यादा फैला नहीं है, इसलिए इस एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। और फाइनली आता है सबका कल्प्रिट, नीट 2024। ये सबसे खतरनाक, अभी तक के नीट के हिस्ट्री में सबसे बड़े लेवल का लीक हुआ। जब मैं पटना में था तो पटना के खेमनी चक में EOU को क्वेश्चन के जले हुए टुकड़े मिले थे। ये उनके इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ, क्वेश्चन के जले हुए टुकड़े मिले थे, और वहाँ पे स्टूडेंट को रटवाया गया था एक रात पहले क्वेश्चन, और उन टुकड़ों को जलाया गया था, बाद में जला दिया था, वो टुकड़े मिले। मामला बहुत हाईलाइट हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और पुनः क्या हुआ होगा इसका? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पे लीक नहीं हुआ है, इसलिए हम रीनीट नहीं करवाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय चला जाता है तो सरकार तो अपने वो कंधे से वो पल्ला झाड़ लेती है कि अब तो इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, हमारा कोई दोष है नहीं। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लीक हुआ, बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ, इसलिए इस चीज़ को हम कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। 2025 ये तो टफेस्ट पेपर था, ये तो छोड़ ही दीजिए, इसकी बात क्या ही करें। 2026 अभी फिर लीक हुआ। फिर NTA मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये बड़े पैमाने पे लीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, जब बहुत, तब जाके इस बार एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम कराया गया था आप लोग का। और इसमें कौन से दोषी को सजा हुआ, कोई नाम नहीं जानता। अभी 2024 में जिसको बनाया गया था संजीव मुखिया को, सबसे मेन आरोपी वो था, और कल सुबह ही उसको क्लीन चिट दे दिया गया। कल सुबह जब ये आंदोलन इतना जोर पकड़े हुए तब की बात है, ठीक है। तो कितनों को सजा हुई नहीं पता।
तो जब स्टूडेंट लगातार ये देखता है, लगातार इन चीजों से रूबरू होता है, तो वो क्या करे? वो आंदोलन ना करे, वो अपनी बात ना रखे सरकार को। अगर आंदोलन नहीं करेगा, वो सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएगा, तो सरकार फिर क्या करेगी? अभी 2024 में हुआ था, फिर 2026 में हुआ, फिर 2027 में होता या 28 में होता। तो ये तो पैटर्न बना था। सरकार के कान पे जू कहां रेंग रही थी, और अभी भी सरकार के कान पे जू कहां रेंग रही है। सरकार कहां इस बात को मानने के लिए तैयार है। सरकार ने क्या किया? कल का न्यूज है कि 2 सचिव को हटा दिया, हो गया उनका काम पूरा। उन्होंने जिम्मेदारी उन्होंने निभा दिया। इस मामले में सबसे बड़ा कल्पित जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री। कैसे नहीं है? अभी 2 पैटर्न चल रहा है, एक नीट का और एक सीबीएसई जो क्लास 12 का जो पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ है, मार्किंग का कितना बुरा स्थिति देखे। क्या सरकार क्या करती है? किसी कंपनी को दे दिया, ठेका पे दे दिया कॉपी, वो डिजिटल वो करने के लिए, स्कैन करने के लिए ठेका पे है। ठेका वाले लड़के, उसके लड़के होते हैं, उसको कितनी सैलरी मिलती है, वो कितना मन से काम करेगा। जैसे तैसे उन्होंने कॉपी स्कैन किया, किसी का कॉपी का कुछ पेज स्कैन हुआ है, किसी का कुछ अलग पेज स्कैन है, किसी का धुंधला स्कैन है, बस वो जल्दी जल्दी 5,000 6,000 उनकी सैलरी है, उनके यहाँ काम करने वालों की, कंपनी में जो लड़के हैं, वो क्यों ढंग से स्कैन करेंगे? और ये सरकार सारा काम आउटसोर्सिंग करती है, सब कंपनी करेगा काम। तो यही हाल हुआ, मार्किंग सिस्टम भी खराब। और उसके बाद क्यों देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, ये बात हो रही कि पहले तो नीट 24 लीक, आप इसको मान नहीं रहे हैं, ये सॉरी नीट 24 को तो आपने माना ही नहीं, मानते हुए भी आपने उसको कैंसिल नहीं किया। 2026 का जो लीक हुआ, ये तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो बहुत ज्यादा दबाव बना, तब आप री एग्जाम करवाए। और उसके बाद सीबीएसई का जो क्लास 12 का जो मार्किंग स्कीम है, इसमें जब धांधली आता है कि सही से टेंडर नहीं हुआ, सही से आपने क्वेश्चन को स्कैन नहीं किया, सही से मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें सरकार क्या की पता है? सबसे गंदी बात कि जो लड़का इस बात को उठाया था वो बेचारा 12th का लड़का, और उस बच्चे को बीजेपी के ट्रोलर्स, बीजेपी का आईटी सेल, उनका एक पूरा टीम होता है, वो कंप्यूटर वो सब पे उन्होंने ढेर सारे आईडी होते हैं, वो लॉगिन करके रखते हैं, उनका काम ही यही होता कि किसी को बात को ट्रोल करना है, कुछ करना है। तो वो क्या कर रहे थे? उस बच्चे को एंटी नेशनल घोषित कर दिया, वो क्लास 12 के बच्चे को। बाद में उसको मिलने के लिए पार्लियामेंट में आप खुद बुलाते हैं, भाई जब एंटी नेशनल था तो क्यों मिलने बुलाया? और उस बच्चे, सोचिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। और उसके बाद गवर्नमेंट का दोहरा चरित्र तब नजर आता है कि उसके बाद वो क्या करती है, गवर्नमेंट उसके बाद कुछ वैसे स्टूडेंट को ले आई जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, कुछ के तो आएंगे, और उनको एक स्क्रिप्ट दे दी। आप देखिएगा कि वो एक स्क्रिप्ट पढ़ के और वो बोल रहे हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, सरकार ने बहुत अच्छे से, सीबीएसई ने बहुत अच्छे से कॉपी चेक किया था, मैं इससे बहुत खुश हूँ, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो सरकार को, सीबीएसई को बदनाम करना चाहते हैं। सारे बच्चे एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये हुआ है, आप जाइए यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए। तो उसके बाद बच्चे जब आपसे मांग रहे हैं इस्तीफा, क्या गलत मांग रहे हैं आपसे? क्या गलत डिमांड है उनके? और आप इतने अहंकारी कि आप सब कुछ करेंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और बयान क्या दे रहे कि हमारे सरकार में इस्तीफा थोड़े होता है साहब। ये बयान है आपका, ये कि जो वहां बैठे हैं वो इंटरनेशनल है। मजाक बना के रखा आपने, मजाक बना दिया एजुकेशन सिस्टम को आपने। पूरी तरीके से ये गलत है, ये गलत रवैया है। पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए जी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री है, कहना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे चलते हैं इसका। सरकार की इसमें नाकामी की अगर बात करें कि सरकार इसमें कहां कहां नाकाम होती है, तो सबसे पहले तो युवाओं के गुस्से को हल्के में लेती है वो, ठीक है, कि हाँ ये लोग क्या ही है, ये तो जेनजी है 2 दिन का, ये तो शॉर्ट्स वाले लोग हैं, ये तो 2 दिन का प्रोटेस्ट करेंगे खत्म हो जाएंगे। दूसरा कि जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के और जितने छोट भैये नेता हैं जो अकल के कमजोर नेता हैं बीजेपी में, सब के सब एक सुर में कि ये इंटरनेशनल लोग हैं, इनको फंडिंग बाहर से मिले, क्या मतलब बोलने का मन भी नहीं करता, उन लोगों पे जवाब देने का भी मन नहीं करता ऐसे लोगों का। उसके बाद ये क्या कहना है कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? मैं जब ये सुना तो मैं सर पकड़ लिया अपना, क्या फालतू का बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? तो जब कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुआ था इसलिए तो कांग्रेस की सरकार को हटा के आपको सत्ता में लाए, इसलिए आपको सत्ता सौंपे, इसलिए नहीं कि आप ये आपकी सरकार में जब क्वेश्चन पेपर लीक हो तो आप ये कहिए कि कांग्रेस में भी तो हुआ ही था। भ्रष्टाचार आप भी कर लीजिए, फिर कहिए कि भ्रष्टाचार तो कांग्रेस में टाइम में हुआ था, उसमें भी तो करोड़ों का लूट हुआ था, वो तो 200 करोड़ लूटा था, हम तो 50 करोड़ ही लूटे। और ये जेपी नड्डा का बयान है, इतनी बेशर्मी, इतना दोहरा चरित्र। आप
आपको गवर्नमेंट हमने 2014 से बनाया, ये कहने के लिए कि आप ये कहिए कि कांग्रेस में भी तो हुआ था। आप जिम्मेदारी लेने के लिए अब तैयार ही नहीं है। और जब लड़के प्रोटेस्ट में हैं, संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं फिर? जब आप जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा तो देश का बागडोर तो वो संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे कि भाई लाओ, अब आपसे नहीं संभाल रहा देश, हम संभालते हैं देश। और विश्वास कीजिए जेनजी आपसे ज्यादा बेहतर संभालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन, किसी पार्टी का विरोध में नहीं, मैं जो सच है वो बता रहा हूं। मनमोहन जी के सरकार में कहा गया कि वो मौन प्रधानमंत्री है, वो कोई भी चीज़ बोलते नहीं है, किसी भी मुद्दे पे बोलते नहीं है। हम लोग ने भरोसा किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी मुखर हैं, ये तो बहुत बड़े नेता हैं, बोलने में बहुत माहिर हैं। एक भी मुद्दा उठा के देख लीजिए कि जिसमें इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बयान दिया, कम से कम इस मुद्दे पे तो बोल लेते साहब। ये तो आप तो युवाओं के नेता कहे जाते हैं, या आप खुद कहते हैं कि ये इतने युवाओं का, करोड़ों युवाओं का देश है, युवा ही इसको आगे ले जाएंगे। और जब युवा रोड पे हैं, युवा पिटा रहे हैं, तब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इस पर आके बयान दें। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल ही उन्होंने बयान दिया, वो इंस्टाग्राम मोड पे ही बयान दिया। वो इस तरीके से वो देखेंगे आप वीडियो उनका, क्योंकि उनको पता है कि टीवी तो कोई देख नहीं रहा, न्यूज़ चैनल तो कोई देख नहीं रहा, वो तो पैसा दे के वो चिल्ला रहे पर कोई देख नहीं रहा, तो इंस्टाग्राम पे ही उन्होंने वीडियो बनाया। ठीक था, आपने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये वो सब कुछ ठीक है, पर आपने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे आपकी सरकार कमजोर हो जाएगी? नहीं होगी आपकी सरकार कमजोर। युवाओं के मन में इज्जत बढ़ जाएगा कि मोदी जी ने हमें सुना, वो हमारी भावनाओं को समझ रहे। जबकि अब तो बहुत लेट हो चुका, ये काम आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर फिर भी आप कल तक इस्तीफा ले ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल विपक्ष से भी है। पहला सवाल ये कि राहुल गांधी जी को संसद भवन के पास मार्च नहीं करना चाहिए था, प्रधानमंत्री हाउस के पास, क्योंकि वो सुरक्षा का मुद्दा है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। वो कुछ भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो 140 करोड़ आबादी उनको चुनी है, अगले 5 साल की तो चुनी है, अब हटाना चाहे तो हटा दे, वो अलग बात है। तो वहाँ पे एकदम उतने नज़दीक पहुँच जाना वो सुरक्षा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है, और वो गलत संदेश जाता, कल का कोई भी उठ के जाने लग जाएगा तो इससे दिक्कत होगा। तो विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको जंतर मंतर पे पहुंचना चाहिए था, पर वो वहां नहीं गए। ठीक है, विपक्ष है तो वो राजनीति तो करेगी ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष राजनीति ही करेगी। तो सत्ता पक्ष को ये चाहिए कि आप राजनीति करने का उनको मौका नहीं दीजिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी को ये करना चाहिए था। अभी तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जहां आपकी गवर्नमेंट है, आपको ऐसा रोल मॉडल पेश कीजिए जिससे युवाओं में ये संदेश जाए कि आप कल का प्रधानमंत्री बनिएगा, तो आपके पास विजन है। सिर्फ राजनीति करने से कैसे होगा? जेनजी इतने मूर्ख हैं कि आपकी राजनीति में आ जाएंगे कि हाँ ऐसे गए, थोड़ा सा शर्ट फट गया, टी शर्ट फट गया, नाक से खून आ गया, तो युवा आपके साथ हो लेंगे। इतने वो मूर्ख तो है नहीं जेनजी। हाँ, आप ये काम कीजिए कि आपका जो स्टेट है, जहाँ पे आपका शासन है, आप ऐसा एक रोल मॉडल पेश कीजिए जिससे युवाओं में एक संदेश चला जाए कि हाँ ये सरकार इस तरीके से कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर लोग आपको भी वोट देंगे, आपको आज सरकार बनाएंगे। तो पर विपक्ष में ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो स्वागत योग्य है, वो करें। इसका समाधान क्या है? अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि मोदी जी को खुद सामने आके ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करनी चाहिए कि हाँ मैं उस व्यक्ति से इस्तीफा ले रहा हूँ, और ये जो घटना घटा ये बहुत शर्मनाक घटना घटा है, और इसमें कतई कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग ये काम कर रहे हैं 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर। आपके पास इतना बड़ा टीम है, अगर सारा टीम इस काम पे लग जाए कितना देर लगेगा? तो 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर आप ये लेके आइए कि हम ये पॉइंट ये सुधार करना चाह रहे हैं। एग्जाम के पूरे एग्जाम, सिर्फ नीट के एग्जाम नहीं, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, सारे एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हम सारे एग्जाम में ये सुधार कर रहे हैं जिससे लीक एकदम रुक जाएगा। और लोगों से सुझाव मांगिए, यूजीसी और बाकी मुद्दों पे तो आप सुझाव मांग रहे हैं, इसमें लोगों से सुझाव मांगिए। लोग के पास और बेहतर तरीके हैं, वो आपको सुझाव देंगे क्या करना चाहिए। तब तो लगेगा कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। आप इस बात पड़े हुए कि नहीं हम इस्तीफा तो लेंगे ही नहीं। बाकी आज का न्यूज है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके पहले का न्यूज है कि 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया एनटीए में। ये अच्छी बात है, पर बड़ी मछली को कब पकड़ा जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा बिल्कुल लेना चाहिए। अब युवा इससे पीछे हटने वाले हैं, तो हर हाल में आप उनसे इस्तीफा लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट सुधार का जो है कि आप ऐसा कीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ये मेरा अपना सुझाव है, आप इसको फैला दीजिएगा, कि हर डिस्ट्रिक्ट में
एक बड़ा सा एग्जाम सेंटर बनना चाहिए जिसमें 10,000 20,000 स्टूडेंट एक साथ बैठ सके। पटना में बना हुआ है बापू परीक्षा परिसर, तो इतना बड़ा सेंटर बनना चाहिए जिसमें बहुत सारे एग्जाम हो सके, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बैठ सके और एक ही जगह एग्जाम हो, ताकि धांधली, क्वेश्चन पेपर लीक, ये सब पे थोड़ा रोक लग सके। और बाकी और सुधार आपको करनी है इसमें। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, क्योंकि एक सही दिशा में ये चीज़ जाननी चाहिए। अगर कोई आंदोलन उठा है तो एक मुकाम पे पहुंचना चाहिए। भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए इस आंदोलन से, इससे बढ़िया और क्या होगा। और जेनजी से लास्ट में मैं बहुत खुश हूँ हर तरीके से कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आंदोलन का अलग अलग ढंग निकाल रहे हैं, अलग अलग पोस्टर लगा रहे हैं। बस एक बात नाराज़गी है कि चाहे जेनजी से मेरी नाराज़गी है कि चाहे आप किसी व्यक्ति को कितना भी पसंद करें या किसी व्यक्ति का कितना भी विरोध करें, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारा पोस्टर देख रहा था जो बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स थे, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, मैं ये बताता हूँ कि हर कुछ करने का एक डिसेंट तरीका है। कल के माँ बाप आपसे नाराज़ होते हैं या माँ बाप कोई गलती करते हैं आपकी नज़र में, तो आप क्या उनके साथ गाली गलौज करने लगते हैं? आप अपना विरोध जताइए, पुरजोर तरीके से अपना विरोध जताइए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए विरोध जताने में। लेकिन गाली गलौज और उस तरीके के भद्दे कमेंट्स वाले पोस्टर, वो ठीक नहीं है। बहुत सारे वीडियो हैं जो बहुत यूनिक हैं, बहुत यूनिक स्टाइल में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, क्यों गुस्सा फूटा वो था, ये सब कुछ इसमें मैंने कवर किया, डिटेल में कवर किया। आपके कोई सुझाव हो तो आप भी इसमें दीजिए। बाकी मैं फिजिक्स तो पढ़ाता ही हूँ, इस चैनल पे फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा, फिजिक्स के टॉपिक अपलोड करूँगा, सारा चैप्टर पढ़ाऊँगा। जो नीट और जेईई के लेवल है वो तो पढ़ाता ही हूँ, पर अभी तो आया नहीं था पढ़ाने के लिए। आज तो आंदोलन की बात करनी थी, ये बहुत ज़रूरी था, और एक टीचर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं बिना कोई पछली अपनी बात रख सकूँ। ठीक है, थैंक यू।